नास्तु तदवीर्यं परमावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Rub your tongue. Now touch your eyes. Then gently open your eyes. चलो, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? चलो, रचना जी और क्या बोलते मोनिका मैम, आप लोगों को तो जो आपका सिलेबस इस समय है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक? जो जो चीज़ें इसमें, क्योंकि सिलेबस के अंदर है तो कोर्स यही वाला, ठीक है? तो उसमें क्या करना है, देख लेंगे कि जो जो चीज़ें आपको, जैसे अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस में है, ठीक है? डाइट पढ़ेंगे और साइकोलॉजी पढ़ेंगे, वो सब अभी इसी फर्स्ट वाले में ही सिलेबस में है, ठीक है? चलिए, अब ये बताइए, एक बार बैक ले लीजिए ज़रा अंजू और सब लोगों से, उपनिषद किसके किसके तैयार हो चुके हैं? जिनके उपनिषद बिल्कुल फाइनल कंप्लीट, अंजू के हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। और चलिए अब आते हैं, और पूजा, हेलो पूजा। हाँ मैम, लास्ट पे दो बाकी है। पूजा किसके साथ, अंजू के साथ कनेक्ट होकर पढ़ा है कि सेल्फ स्टडी की है? मैम सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो थोड़ी देर अंजू के साथ जुड़ भी जाना, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी देर जुड़कर पढ़ोगे तो समझ में और जल्दी आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है? चलिए मैम कौन सा टाइम में करना? अंजू कोई भी टाइम अपना देख लो एक बार। हेलो अंजू, पूजा के साथ कोई भी टाइम देख लो अपना कनेक्ट होने के लिए, ठीक है? चलिए, कितने लोगों को एनाटॉमी में, आप अपना अपना पेन पेपर उठाइए, फिर तब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम जो है उनका एक सेल से सिस्टम को कोरिलेट करिए, सेल से सिस्टम को कोरिलेट करिए। कर पाओगे पूजा? पूजा नहीं मैम, नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, बस 1 मिनट का वेट करो, भी सब कर रहे हैं फिर पता चलेगा। बस 1 मिनट के और रुक जाओ। ऐसे 1 मिनट का वर्क है, कंप्लीट करके एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिए। जिसने भी पहले कर लिया हो बस ग्रुप में सेंड कीजिए। केवल हमने जो बोला है सेल से सिस्टम और जो हमारी पूरी जो होल बॉडी है उसको कनेक्ट करना है। प्रणाम प्रणाम। जिसने जिसने कर लिया है, जो नाम ही लिखना है ना, सेल उत्तक अंग तंत्र, बस केवल सिंपल सा सेल, सेल से क्या बनेगा, फिर आगे, फिर ऐसे करके जो होल बॉडी है बस उतना कनेक्ट करना है। सब लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो अब एक बार देख ले, हमने बोला है कि आज हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि जो हमारा सिस्टम होल बॉडी है उसको सेल से होल बॉडी को कनेक्ट करेंगे, एरो लगाकर सेल से होल बॉडी को कनेक्ट करना है एरो लगाकर। और जिसने पहले कर लिया ग्रुप में सेंड कर दीजिए। मैम मैं व्हाट्सएप कर दूँ और मेरे पास कर दो अभी करना, ये पुराना वाला नहीं करना दीप्ति, बस सिंपल सा एक लाइन का वो है कॉन्सेप्ट, सेल व्हाट्सएप लिख के आपको शेयर कर रहे हैं। कर चलिए पूजा एक बार देख लेना, ठीक है? अब आते हैं इसमें। हाँ पूजा देख लिया, जी मैम। देखा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं जो हमारा सेल का वर्क है और जो हमारे बॉडी का वर्क है, इसको कंपेयर करिए। सेल का वर्क और बॉडी के वर्क को कंपेयर करिए।
सब बस एक एक मिनट में करें, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, बस वर्ड्स लिखेंगे। बोलेंगे दीप्ति? हम बोलना है या लिखना है? लिखना है, बस एक लाइन में लिखना, एक लाइन में नहीं, वर्ड्स में लिखना। कम से कम 5 से 6 चीज़ें हैं जो कंपेयर हो रही हैं सेल की और बॉडी से, ठीक है? उसको लिख कर भेजो। भैया, ओ भैया, भैया विजय, एक छोटा सा मेरा ये कर दो जरा, 1 मिनट एक चीज़ देखो। इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, उस पे लगा दो। एक बार काम दोबारा बता दीजिए। हमने बोला, पहला हमने फर्स्ट बोला था कि सेल से होल बॉडी को कनेक्ट कैसे करेंगे, एरो लगाकर, ठीक है? दूसरा हमने बोला सेल को कंपेयर करना, मतलब सेल का जो वर्क है और जो बॉडी का वर्क है वो कैसे सिमिलर है, उसमें पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है? एक रिवीजन ले ली ताकि सबको लग जाए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? फिर इसमें ओपन करते हैं। पूजे जहाँ चीज़ें जो कंप्लीट है उनको देखना, बाकी अभी हम स्क्रीन पर सब शेयर करेंगे। जी मैम। बताओ क्या वहाँ लगाती हो? कर दिया सभी ने? उसे पूरा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, केवल नाम लिखते जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे जो बॉडी का वर्क है वही एक सेल का वर्क है, सेल फंक्शन का फंक्शन। दीप्ति कोई चीज़ ऐसे ना करना, यही करना और फिर भेजना, प्रैक्टिस हो रही है सब। यस मैम, वो ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। सभी लोग 11 सिस्टम के नेम लिखेंगे। बस एक बार सिस्टम डालेंगे, बाकी केवल नाम लिखते जाएंगे, ठीक है? बार बार सिस्टम नहीं लिखेंगे। चलिए, जिनका सिस्टम हो गया है वो ग्लैंड्स के नेम लिखेंगे।
कोशिश करेंगे कि एरो लगा देंगे सिस्टम के सामने, जिस सिस्टम में ग्लैंड्स जो ग्लैंड है उसको उसके सामने कर देंगे, जिनमें नहीं है वो छोड़ देंगे। और जब ग्लैंड्स जहाँ लिख रहे हैं बस उसके सामने ग्लैंड्स का हार्मोन लिखते हैं, जो भी ग्लैंड है उसका हार्मोन लिखते हैं, मतलब सभी ग्लैंड्स के हार्मोन्स लिखते हैं। जैसे ही सबका हो जाए, ग्लैंड्स के हार्मोन डिफाइन हो जाए, हैंड रेस कर दें। फिर बोल रहे हैं नेम को बार बार वो नहीं करना, ये हार्मोन है, ये ग्लैंड, ऐसे नहीं, बस एक बार लिख दिया, उसके बाद के नेम लिखते जाएंगे। जिनके ग्लैंड्स हार्मोन्स पूरा कंप्लीट हो गया, अब वो हैंड रेस करते जाएं एक एक करके। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ, वो 1 मिनट का और टाइम लेंगे कंप्लीट करने में। पूजा आप चेक करते जाओ, जो जो चीज़ें आ रही है दीप्ति का या अंजू का देख लेना, ठीक है। बाकी सब लोगों का भी आ रहा है। हो गया, चलिए ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। अब जिसने जहाँ तक जो भी किया हो उसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से कर सकते तो कर ले, नहीं तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब क्या करना है, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, घड़ी का टाइम देखेंगे, केवल 2-2 मिनट का समय लेंगे, केवल 2 मिनट। 2 मिनट के बाद नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करना है, 2 मिनट, चलिए देखो, ऐसा लगा 2 मिनट अधिक लग रहा है हमको, 2 मिनट भी नहीं लीजिए। और जब लगे कि नहीं कर पा रहे तो 2 मिनट रख रहे हैं, अदरवाइज 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। फास्ट बनाएंगे, जो 11 सिस्टम है उनको उनका डायग्राम बना दीजिए। कैसे भी बना, उसे डिज़ाइन नहीं बनाना कि बहुत सुंदर बनाना, बस उसको ड्रॉ करना है ताकि आपको लगे कि हार्ट है कि लंग्स है कि लीवर है, ये आपको समझ में आ जाए, बस इतना करना है। सभी सिस्टम के डायग्राम बना दीजिए। बोन वाला कैसे बनाएंगे, वो बोन में एक व्यक्ति को पूरा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है उनके नाम लिखेंगे और बोन बनाकर बस नंबर्स डाल देंगे। मुझे खाना खा रहे भी नहीं,
सब बेकार हो जाएगा, सब खाना शुरू। पूजा देख लिया? जी मैम देख रही हूँ, उतार रही हूँ। ठीक है, जितना उसमें आराम से समझो इतना देखना, बाकी का अभी हम इसमें शेयर भी करेंगे। आज सोमवती अमावस्या है, आज अब अचार नहीं खाना, 12 बजे के बाद शुरू हो गई है। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं उसी में अचार। तो उसमें दही और वो जो है वो सबको लेके खा लो आराम से। दही रोटी और भरता रखा खा लो। हो गया अनुष्का जी? सारे डायग्राम बन गए? सभी हो गए? ठीक है, जैसे भी हमने कहा कोई डिज़ाइन नहीं बनानी, बस अपनी समझ में क्लियर होना चाहिए कि हमने किडनी है तो किडनी क्लियर हो रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो फीमेल मेल क्लियर हो रहा है, बस उतना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब अभी आपके पास रचना जी 2 मिनट का टाइम है। आप क्या करिए, उन ऑर्गन में उसमें सिस्टम में जो बनाए हैं उसमें कोड वर्ड में ऑर्गन्स के नेम डाल दीजिए। डाल दिए? हाँ, जिनके पास अभी टाइम है 2 मिनट का समय है, तो जिन्होंने सिस्टम बना रखे बस कोड वर्ड में उसमें जाके ऑर्गन्स के नेम लिख दीजिए। कोई चीज़ ऐसी टफ लगे तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो जितना माइंड में हो देखें कि हमें कितना याद है।
बस अब सब लोग स्टॉप करेंगे, जो जहाँ पर है वही रुकेंगे, ठीक है। जितना जिसने जैसा किया है सब सेंड कर देंगे मैटर को, स्क्रीनशॉट लेकर सब सेंड कर देंगे। सब 1 मिनट के अंदर सभी लोग अपना मैटर सेंड कर देंगे। चलिए अब सब लोग बैठेंगे आराम से, सब बस मैटर सेंड करके सब बैठेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। देखिए एक तो होमवर्क सब लोग नोट कर लेंगे अपना, क्योंकि अभी सभी लोग ने बिल्कुल रिसेंट में क्या किया है, जितने लोग इसमें लगभग जुड़े, इसमें से शायद हेमलता मैम नहीं थी उसमें और पूजा नहीं थी, लेकिन हेमलता मैम का भी इतना वीक नहीं है कुछ भी। तो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, जितने डायग्राम हैं, आज रात सोने से पहले पूरे डायग्राम की फाइनल प्रैक्टिस करनी है। सभी डायग्राम के अंदर के जो, जैसे मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका डायग्राम बनाया है, उसमें जितने भी हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन के नेम और उनका फंक्शन, ग्लैंड्स के हार्मोन्स, उनसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लैंड्स, हार्मोन्स और उनसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यदि लकिंग है नहीं वो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तो जैसे मान लो थायराइड वाला है तो हाइपर भी है और हाइपो भी है, ठीक। ऐसे करके ये वर्क आज एक टास्क लेकर कि जैसे होता है ना, एक हमने संकल्प लिया कि रात में सोने से पहले बिल्कुल कंप्लीट कर दें। फिर एक बार कल सुबह जब उठेंगे, जब ये क्लास अटेंड करेंगे तो पूरा कंप्लीट जो आज कंप्लीट किया उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर शाम की क्लास में बैठेंगे। बस आप देखेंगे आपको लगेगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पूरा आप प्रैक्टिस कर चुके हैं 6 लेवल में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग केवल एक कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले कोशिका को देखते हैं। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से संपूर्ण शरीर के निर्माण के स्थान। तो सबसे पहले क्या है? सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है। ये इसके बीच में डेस्क नहीं लगा है, ठीक है, ये आपको हमने अलग से क्लियर करवा रखा है पूरा पढ़ाते समय। तो सेल क्या है? एक जैसा कार्य करने वाली, एक जैसा फंक्शन करने वाली, एक जैसा जिनका शेप है, साइज है, वो सभी सेल क्या करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। फिर एक जैसे कार्य करने वाले, फंक्शन करने वाले, शेप वाले जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे? वो किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन का। दिख रहा है सामने ऑर्गन, हार्ट दिखाई दे रहा है। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या करेंगे? एक सिस्टम तैयार करेंगे। तो हार्ट किस सिस्टम में आता है? हार्ट किस सिस्टम में आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्या हमने बोला कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के वो क्या करेंगे? एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम में कई ऑर्गन होते हैं और डिफरेंट उनका वर्क फंक्शन होता है। फिर 11 सिस्टम मिलकर के पूरी होल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, पूरे शरीर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रोसेस को एरो के साथ पूरा माइंड सेट करके रखेंगे, हम लोगों का बेसिक पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग बस देख रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, जहाँ हम लोगों ने बैक देखा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको देख रहे हैं। सबसे पहले जो बाहर की लेयर है वो क्या है? हमारी बाहर की लेयर, बाहर का जो कवर है वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर सेल की सोल क्या है?
न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस पावर हाउस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, ठीक है। हाँ, जो हमारा सुसाइडल बैग, जो जब लाइसोसोम कब काम करता है? जब अतिरिक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो अनावश्यक होती हैं उनको खाने का काम। ठीक है, और कौन बताएगा लाइसोसोम कब काम करता है? जो सेल के अंदर का पार्ट है कब काम करते हैं? ड्यूरिंग फास्टिंग। ठीक है, ड्यूरिंग फास्टिंग। और लाइसोसोम डाइजेस्ट किसको करेगा? बोलेंगे दीप्ति? मृत कोशिकाओं। मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करेगा, और भी किसी को डाइजेस्ट करेगा? हम एंटीजन भी डाइजेस्ट कर जितना लेते हैं। हमारा फ्री रेडिकल्स होता है, एंटीजन्स ऑक्सीडेंट, में ठीक, एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट। तो फ्री रेडिकल्स मीन्स हो गया जो सेल्स एक्सेस बढ़ती जा रही हैं। कैंसर में क्या होता है? फ्री रेडिकल्स ही तो काम कर रहे होते हैं कैंसर ट्यूमर में। तो जो सेल अपने आप फास्ट मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, उन सेल को लाइसोसोम कब डाइजेस्ट करेगा? जब हम फास्टिंग करेंगे। ठीक, क्लियर है पूरा आंसर? लाइसोसोम कब डाइजेस्ट करेगा? जो हमारे फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेंट हैं, ये जब हमने फास्टिंग की होगी। क्योंकि फास्टिंग के दौरान क्या होगा कि क्योंकि जब हम भोजन खा रहे हैं, ले रहे हैं, तब तो भोजन से ही पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो लाइसोसोम तो एक पार्ट है, उसका पेट भर जाएगा। और जब हम भोजन नहीं लेंगे और फ्री रेडिकल जो मल्टीप्लाई फास्ट हो रहे हैं, वो क्या होंगे? उनको जब भोजन नहीं लिया उस दौरान लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसके कारण जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद में जो फास्टिंग, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? लंघन बोलते हैं। नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं? उपवास बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक। तो ये दोनों चिकित्सा कैसे काम कर रही है कि जब व्यक्ति फ्रूट डाइट ले रहा है और 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की फास्टिंग कर रहा है, उस दौरान जो सेल बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, उनको लाइसोसोम क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक, फिर अब आते हैं इसी में एक और पॉइंट है कि जब कोई चीज़ फास्ट ग्रो हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है। ठीक है, जितने ट्यूमर और स्टोन हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर को हो, किडनी को हो, ट्यूमर हो या अदर कहीं स्टोन हो, स्टोन में हमेशा क्या चीज़ है? कैल्शियम डिपॉजिट है। ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट। तो जब फास्टिंग करते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है कि कैल्शियम को खाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो कैल्शियम फ्री रेडिकल जो है हमारे ऑक्सीडेंट, उनका कैल्शियम खाता है तो व्यक्ति डेड हो जाएगा। अभी हम लोगों के शरीर से कैल्शियम को हटा दो तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? बेजान हो जाएंगे। ठीक, तो वैसे ही जो फ्री रेडिकल्स जो सेल फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से वो जो हमारा कैल्शियम वाला पार्ट है, उसको लाइसोसोम क्या करता है? सेल को नहीं वो खा रहा है, पहले किसको खा रहा है? कैल्शियम को उसके अंदर का। तो कैल्शियम को खाकर उसे एनर्जी मिल रही है, उसके बाद वो सेल डेड हो गई। अब वो सेल डेड हो गई तो उन्हें भी डाइजेस्ट कर दिया, उन्हें भी खा लिया। क्लियर है लाइसोसोम की स्टोरी कि क्या है इसके बारे में? ठीक, अभी किसी को ऐसा लग रहा हो, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिजिक्स में सबने सब रखा है, किसी को लग रहा हो कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछ लें। ठीक, क्योंकि ऑक्सीडेंट अब ये इस तरह के क्वेश्चन आने लगे, फ्री रेडिकल्स ये सब क्या है, और जो चीज़ें हमारे शरीर में कहाँ रोग उत्पन्न हो रहे हैं? जहाँ हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है। रोग कहाँ उत्पन्न हो गए? जहाँ ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। कोई भी शरीर में किस पार्ट में पेन होता है? जहाँ ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। यदि ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई हो तो वहाँ रोग होने की संभावना नहीं है, चाहे वो शरीर के लेवल पे हो चाहे मन के लेवल पे हो। तो शरीर और मन के लेवल पे रोग होने की संभावना ना हो, ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई करें, इसी के लिए किसका अभ्यास किया जाता है? प्राणायाम। क्लियर? ठीक, चलिए फिर आते हैं इसी में, देखते हैं राइबोसोम क्या है हमारा। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे बोला जाता है, मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं इसी में साइटोप्लाज्म। पता ही है ये हमारा लिक्विड है, तो हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म कहाँ है? ब्लड और लिम्फ। ब्लड हो गया हम लोगों का। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ट्रैफिक। हाँ, ठीक है,
जो ले जाने लाने का जो काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गोल्जी बॉडीज का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने इसमें जो मेन जो पार्ट थे बस जितने पूछे जाने हैं, बाकी स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऐसी चीज़ें जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस उसमें देख लेंगे सेल का जो स्ट्रक्चर है कि इसमें कौन कौन से नाम थे। इसमें मेन जो है आपके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, बस यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, पढ़ो देखते हैं। अनम्यूट करो। मैम मुझे पढ़ना। हाँ, कोशिका सेल हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है जो विभिन्न कार्यों को करती है। कोशिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है पाचन और ऊर्जा उत्पादन, दूसरा वृद्धि और विकास, तीसरा प्रजनन और वंशानुगति, चौथा संचार और संकेत प्रेषण, पांचवा रक्षा और प्रतिरक्षा, छठा पोषक तत्वों का अवशोषण और वितरण, सातवां कचरे का निपटान, वही जो आठवां लाइसोसोम की बात हो रही है। 9 गति और गतिशीलता, 10 ज्ञान और स्मृति। ठीक है, ये किसके कार्य है, कोशिका के, ठीक। अब ध्यान से देखो कि जितने भी इसमें जो पॉइंट नोट डाउन है 10 नंबर तक के, वो हमारी बॉडी के वर्क हैं, फंक्शन है या नहीं है, सभी बॉडी के फंक्शन है, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करना है, सब ध्यान से जो जिसने अपना अपना आंसर लिखा है वो प्रॉपर देख लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आते हैं, पढ़ेंगे कोशिका के विभिन्न भाग और उनके कार्य। पहला है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुरक्षा और संचार। दूसरा है कोशिका केंद्र, न्यूक्लियस, जेनेटिक जानकारी का भंडार। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन। चौथा राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण। पांचवा लाइसोसोम, पाचन और कचरे का निपटान। अब इसमें देखते हैं जो हमारा आरएनए और डीएनए है वो किससे कनेक्ट होगा, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से, वेरी गुड, ठीक। आरएनए और डीएनए किससे कनेक्ट होगा, न्यूक्लियस से। फिर इसमें देख रहे हैं जो नेक्स्ट हम लोग एक और देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा उत्पादन है। किस सिस्टम को कनेक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेटरी। हमारे बॉडी में कौन सा, बोलेगी दीप्ति, सब समझ के बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलेटरी और बोलो, सब अपना अपना समझ के बोलो। रेस्पिरेटरी है क्योंकि वो हाँ, कौन सा, दीप्ति बोलो, दीप्ति। नर्वस सिस्टम। मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि वही तो श्वसन द्वारा एटीपी ऊर्जा बनाती है और ये भी ऊर्जा का उत्पादन ही करता है। हम लोगों के बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जिसको चेक करके एनर्जी का पता लगाया जाता है, ये हमने अक्सर बताया, ऐसा नहीं कभी भी हमने मिसिंग नहीं किया ये पॉइंट। स्प्लीन, ठीक, कौन सा है ऑर्गन, स्प्लीन है। स्प्लीन क्या है, चाहे वो हमारी एनाटॉमी, जो इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो रिपोर्ट्स आती है वहाँ हो, कहीं पर भी नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुछ भी हो, किससे पता किया जाता है एनर्जी का लेवल, स्प्लीन से, ठीक है। स्प्लीन किससे कनेक्ट होगा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या जा रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वही तो सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी हमारी। डब्ल्यूबीसी क्या है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है। आरबीसी क्या है हमारे, एंटीजन है, और डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या है जो हमारे के ये है सिस्टम, बोलेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम आ रहा है, और ऑर्गन बोलेंगे तो हमारा स्प्लीन जाएगा, और किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ एनर्जी सेंटर से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये रेस्पिरेटरी से कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि वहीं पर तो मतलब जो है हमारी ऊर्जा बनती है, जैसे यहाँ पे एटीपी देखिए, ऊर्जा वहाँ ये पे मैटर नहीं है, यहाँ वो नहीं है, देखो उसको बैक देखो,
ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है एटीपी और वो सब चीज़ें, लेकिन स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक है। स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक है। उसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है और ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, किसका, ब्लड का। कब्रिस्तान भी है, ब्लड बैंक भी है। तो हमारे शरीर में जब एनर्जी का लेवल देखते हैं तो क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन चेक। ठीक हो गया पूरा कनेक्ट। क्या चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। बस हीमोग्लोबिन से पता कर लिया जाता है कि इनका हीमोग्लोबिन कितना है, तो एनर्जी का लेवल डाउन है। अब एनर्जी का लेवल डाउन है तो एनर्जी को अप करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए किन किन चीज़ों का सपोर्ट लेंगे, तब वहाँ पर हमारा जो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम है, ये सब क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हाफ एन आवर यदि प्राणायाम डेली मॉर्निंग में कर रहा है तो 3 मंथ्स में आइडियल हीमोग्लोबिन आ जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं कि किससे कनेक्ट हुआ जाकर माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ेंगे। कोशिका के विकार, पहला है कैंसर, दूसरा कोशिका विभाजन की समस्याएं, तीसरा जेनेटिक विकार, चौथा संक्रमण और रोग, पांचवा कोशिका की मृत्यु, ठीक है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस है, ठीक है। देखो कैंसर कहाँ हो रहा है, कैंसर को यहीं से समझ लें। जैसे ही हमारे मल्टीपल सेल डिवीज़न होते जा रहे हैं तो वो कहाँ हो रहे हैं, कोशिका में ही हो रहे हैं, सेल में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एक कारण। फिर कोशिका विभाजन वही हो गया, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं फास्ट, ठीक है, सेल में। फिर जेनेटिक क्या है कि कई बार सुनते हैं ना कि कैंसर है, कुछ ऐसी डिजीज़ जिनको हम लोग बोलते हैं ये जेनेटिक है, जबकि सच ये है कि जेनेटिक कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति सही समय से, मान लो किसी के घर में मंदबुद्धि बच्चे ही जन्म लेते हैं, तो वो व्यक्ति जब कोई एक बच्चे को का सृजन होने वाला है, जन्म देने वाला है, यदि वो वहीं पूरी प्लानिंग, पूरा वातावरण तैयार कर लिया जाए तो इस चीज़ को बदला जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ पर सुधार नहीं करते, बल्कि हम ही ने मान लिया कि एक सर्कल डेवलप हो गया है तो अब ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है, संक्रमण और रोग, जो हमारे संक्रमण फैलते हैं वो प्रॉब्लम्स हुई। फिर कोशिका की मृत्यु, जैसे अभी हम लोग ने बोला कि स्प्लीन में क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं अगर वो फास्ट डेड होती चली जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का हमारे पूरे शरीर के लिए एक सिग्नल मिल रहा है कि हम किसी बड़ी या घातक बीमारी के, फैटल डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। और कोशिका को कैसे एनर्जेटिक किया जा सकता है, यहाँ पर फिर वही प्राणायाम, ठीक, एक डाइट भी काम करेगी और प्राणायाम काम करेगी। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण, लाइजोसोम मृत कोशिकाओं का निस्तारण, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसको हमें नहीं लग रहा कि बहुत कुछ बताने की, कोशिका सभी को पता है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, ठीक है। वो ऐसे दिखाई नहीं क्योंकि वो इतनी छोटी है। बस इसके कुछ चीज़ों को पढ़ लेगा, जैसे एक रिवीजन के लिए। कोशिका की रचना, प्रत्येक कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है कोशिका कला या भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, दूसरा है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, तीसरा है केंद्रक, न्यूक्लियस। पहला है कोशिका कला। यह एक पतली झिल्ली है जो कोशिका की सबसे बाहरी आउटर मोस्ट परत को बनाती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह वसा, लिपिड, प्रोटीन तथा लवणों की 2 परतों वाली झिल्ली है। इसकी उत्पत्ति कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से होती है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है और कोशिका का एक पृथक अस्तित्व बनता है। कोशिका कला के कार्य, पहला है कोशिका की कोमल कोशिका कला नहीं संरचनाओं पढ़ो, की। सेल मेम्ब्रेन पढ़ो, नहीं तो बहुत हिंदी ये बॉल्स हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के कार्य, कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। दूसरा, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। तीसरा है, इससे होकर ही कोशिका रक्त से पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और त्याज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर निकालती है। पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकारों की अनेक छोटी छोटी रचनाएं अंडाकार या रॉड के समान चारों ओर बिखरी रहती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के भीतर पचकर आए हुए भोजन का ऑक्सीकरण करके उसकी संग्रहित ऊर्जा को मुक्त कर एटीपी में संग्रहित करते हैं, जिससे कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। कोशिका का सही अंगक कोशिका श्वसन सेल रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इनका प्रोटीन संश्लेषण तथा लिपिड चयापचय के साथ भी संबंध होता है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है हमारे में विभिन्न, उसमें क्या है सब फ्लोट हो रहे हैं जितने भी उसके अंदर के फंक्शन हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन कम से कम 4-5 टाइम्स रिपीट हो गया 17 से, क्योंकि ये कोशिका के भीतर पचकर आए हुए, क्या कह रहा है, ये कोशिका के भीतर सेल के अंदर पचकर आए हुए भोजन को ऑक्सीकरण करके उसे संग्रहित ऊर्जा में विमुक्त करते हैं, एटीपी में संग्रहित करते हैं। पहले तो कुछ चीज़ों को समझ लें जो टू द पॉइंट उनके आंसर माइंड में होंगे तो आप रिप्लाई कर पाएंगे कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, भोजन की एनर्जी। ठीक, क्या लेते हैं, मान लो हमने जो भी भोजन दाल चावल रोटी कुछ भी खाया, जो भी हमने खाने का समय था, जो भी हमें मिला हमने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद भोजन सबसे पहले कहाँ जा रहा है पचने के लिए, स्टमक में। ठीक, स्टार्टिंग डाइजेशन की वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर वहाँ पे पचने के बाद फिर किधर, तो जब वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वो सब क्या कर रहे हैं, भोजन को पहले तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या तोड़ने का काम कर रहे हैं कि जो हमने भोजन लिया दाल चावल रोटी सब्जी, यहाँ से तो हमने सब अलग अलग लिया है, लेकिन हमने जब चबाकर भोजन लिया सलाइवा के साथ, एसोफेगस आहार नाल से विंड पाइप से जो नीचे गया, वो जब स्टमक में भोजन जा रहा है तो वहाँ क्या हुआ है कि वहाँ पर 4 से 5 घंटे स्टमक क्या कर रहा है आमाशय, हमारे भोजन को प्रोटीन में अलग कर रहा है पेप्टॉन के थ्रू। फिर जो हमारा फैट है, फैट को अलग कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर, मतलब जितने भी जो हमारे मेन डाइट के कंटेंट हैं उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक, इसको अलग करने में कुछ हमारे जो एसिड हैं वो काम कर रहे हैं। फिर इधर हम लोग जब देख रहे हैं लीवर से भी जूस जा रहा है, पेनक्रियाटिक जूस जा रहा है, सॉरी वो तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक, लीवर से जो हमारा बाइल जूस जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, किस में सपोर्ट कर रहे हैं, भोजन को डाइजेस्ट होने में। पहले भोजन को अलग कर रहे हैं, जो हमारे मेन कंटेंट उनको अलग किया, फिर भोजन को कहाँ लेकर आ रहे हैं, छोटी आंत में ले जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर सारे जूस जो हैं वो सब यहाँ वर्किंग में फिर आ गए। छोटी आंत क्या कर रही है, पूरे भोजन को एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है, पूरे भोजन को एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो एब्जॉर्ब कैसे कर रही है, उसने पहले भोजन को पूरा लिया, जो वहाँ से टुकड़ों में सही से तरीके से कहाँ आया, छोटी, क्योंकि वहाँ पे भोजन क्या हो, पच कर आया है। पचने का मतलब हुआ भोजन टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में आया है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि भोजन को चबा चबा कर यदि हम अच्छे ढंग से खाएंगे तो स्टमक को काम करने में कम समय लगेगा, और अच्छे ढंग से हमने नहीं चबाया है तो स्टमक को बहुत टाइम लगेगा भोजन को छोटे छोटे पीसेस में करने में। फिर वो भोजन जो छोटी आंत में आया है वो क्या कर रहे हैं कि छोटी आंत जितना भी एनर्जी है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। भोजन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक, फिर वो भोजन किधर गया, पूरा जो एसेंस था छोटी आंत ने ले लिया। अब वो भोजन किधर जा रहा है, बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत में क्या हो रहा है, जो पानी है, लिक्विड वाली जितनी चीज़ें हैं और कुछ और पोषक तत्व हैं, उनको कौन ले रहे हैं, बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर रही है। उसके बाद भोजन को कहाँ पहुँचा दिया गया, रेक्टम में। ठीक, सीधा भोजन कहाँ पहुँच गया, रेक्टम में।
अब रेक्टम में क्या हो रहा है कि एक समय के बाद जो हमारी नेचुरल क्लॉक है, जो हमारी बॉडी की, अब हम कितने बजे सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, वो सारा एक अलग मैकेनिज्म है पूरा। तो रेक्टम क्या करेगा, एक समय के बाद 6 से 7 घंटे के बाद उसे कहाँ पहुँचाएगा, एनएस के थ्रू स्टूल को पास आउट करने के लिए प्रेशर देगा। ये क्या है, पूरा एक चेन सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटीपी जो एनर्जी देख रहे हैं। तो पूरा जो हमने खाया एट लास्ट तो वो हमारे शरीर से निकला ना, पूरा वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकल गया। तो इसका मतलब हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमने क्या ग्रहण किया, जो भोजन का एसेंस था, एनर्जी थी, उसको ग्रहण किया। अब वो भोजन में जैसी एनर्जी थी, कई बार होता है भोजन कम अच्छा है, हमने ही उसको अच्छा समझ रखा है, तो भी एनर्जी आपको मिल जाएगी, क्योंकि माइंड वर्किंग में है वहाँ पर। और कई बार अच्छे से अच्छा भोजन है, उसको हमने नेगेटिव फॉर्म में टेक किया है, तो वहाँ क्या होगा कि फिर वो जो एनर्जी मिलेगी वो फिर आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ये तो सिंपल फॉर्म में समझ में आ गया कि एटीपी क्या है, एनर्जी है क्या। क्योंकि अभी हम लोग क्या सोच कर चलते हैं कि हम लोग जो खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है, वो नहीं लगता है। जैसे अभी हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं, तो जो पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती हैं, जो गैसें, जो सुगंध आती है, वो किसकी आती है, हमने तो जो आहुति दी वो तो जल ही गई है, वो तो राख के फॉर्म में होगी। फिर वातावरण में परिवर्तन कैसे, वो वही जैसे यहाँ एटीपी काम कर रही है एनर्जी, वैसे वो गैसेस के फॉर्म में जो एसेंस है वो काम करता है, जो शुद्ध बना देता है पूरे वातावरण को। ठीक है, बोलेंगे अपना में। जो ये आप एनर्जी की बात कह रहे हो, ये एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स हुए ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है? ये न्यूट्रिएंट्स नहीं हुए, ये ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझने में एटीपी ऐसे सब लोग पढ़ के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एटीपी है क्या हमारा। एटीपी का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने सपोज 2 संतरे खाए हैं, ठीक है, हमने 2 संतरे लिए। अब 2 संतरे खाए हैं, तो 2 संतरे जो लिक्विड वाला पार्ट है इसमें, जो वाटर है, वो यूरिन से निकल गया। जो हमारा सॉलिड फाइबर के फॉर्म में है, वो हमारा स्टूल में पास आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे शरीर को क्या मिला, हमारे शरीर को जो उसका एसेंस, जो एनर्जी थी, बस वो मिली है। ठीक है, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था कि आहुति डालते हैं तो हमें क्या अट्रैक्ट करता है वातावरण में, जो उसकी खुशबू आ रही होती है और वातावरण में एक एनर्जी दिखती है। तो ये सब चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में काम करती है। बाकी तो जो जैसा हमने भोजन किया, यदि ये हो कि हमने भोजन हमको फ़ायदा कर रहा है या एनर्जी दे रहा है, तो फिर स्टूल पास आउट नहीं। ठीक है, तो क्या, तो ये एनर्जी के फॉर्म में हम ग्रैस्प करते हैं चीज़ों को, और फिर जो जैसा हमने खाया है वो चीज़ों को एक समय के बाद हमारी बॉडी स्टूल के फॉर्म में एनएस पार्ट से पास आउट कर रही है। अब देखते हैं इसमें जो एटीपी है वो कैसे वर्किंग में आ रही है। तो एटीपी वर्किंग में कैसे आ रही है हमारी, कि कोशिका के भीतर पचकर आए हुए भोजन का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है, ये ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है, जो हमने भोजन लिया है, ऑक्सीकरण किसका किसके द्वारा हो रहा है। ऑक्सीकरण तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड वेरी है। गुड, ऑक्सीकरण रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। और ऑक्सीकरण जब हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, तो यहाँ ब्लड भी साथ में है। ठीक है, ऑक्सीकरण का कभी भी ऑक्सीकरण ऑक्सीजनेटेड, हाँ के साथ में, हाँ, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें काम कर रही हैं। ब्लड भी प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन भी, क्योंकि ब्लड तभी सप्लाई होगा जब ऑक्सीजन प्रॉपर आ रही है। ठीक, तो एटीपी में क्लियर हो गया कि ऑक्सीकरण, तो भोजन का ऑक्सीकरण मतलब जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन भी प्रॉपर गई है और प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वो भी पूरी बॉडी में काम कर रहा है ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीकरण करके उसको संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में संग्रहित करते हैं। तो किसकी ऊर्जा को संग्रहित किया है, पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ के अब आंसर देंगे। हमने जितनी चीज़ें बतानी थी एग्जाम्पल के थ्रू बता दी। इसमें क्या लिखा है भोजन बोलेंगे, हाँ ठीक है। तो किसकी ऊर्जा, किसकी, भोजन की यहाँ पर। ठीक है, और किसके द्वारा एटीपी में काम कन्वर्ट हो रही है, जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसके द्वारा। ठीक है, तो एटीपी क्या है, हमारे भोजन की जो ऊर्जा है उसका ऑक्सीकरण करके भोजन को जो अब क्या करें पूरी तरह से विमुक्त कर रही है और एनर्जी को ले लिया यहाँ पर।
अब क्या हो रहा है फिर, जिससे कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। अब हमारा तो हम लोग ने जो भोजन किया वो हमारे शरीर से एक टाइम के बाद निकल गया, लेकिन भोजन में ऐसा क्या था कि हम सुबह फिर एक अच्छे तरीके से स्वस्थ होकर उठ जाते हैं। सुबह हमने भोजन नहीं किया है तब भी हम 10 बजे तक 12 बजे तक काम कर लेते हैं। इसका मतलब जो भोजन से ऑक्सीकरण पचकर आए हुए भोजन से जो ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हुई थी, एटीपी में। वो एनर्जी क्या कर रही है, अब काम कर रही है। इसका मतलब हुआ कि भोजन तो हमने जो किया था वो तो सुबह ही फ्रेश हो गए थे, शरीर में तो भोजन है नहीं, शरीर में तो भोजन है नहीं, तो काम फिर हम सुबह से अभी दोपहर तक काम कैसे कर रहे थे। इसका मतलब वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी हमारे शरीर में हमें काम करने में सपोर्ट कर रही है। अब केवल हैंड रेस कर दें कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि क्या होता है हम लोग एटीपी पढ़ लिया, अब हमें कन्वर्ट करते इतना हो गया, लेकिन अगर हमें खुद में ज़मीनी उस पर ग्राउंड लेवल पे समझना हो कि एनर्जी काम कैसे कर रही है, ये समझना और समझाना थोड़ा टिपिकल लगता है। तो हमको लग रहा है कि अब क्लियर हो गया होगा। बोलेंगे लता मैम? नहीं, समझ आ गया। ठीक है, चलिए। अपर्णा मैम बोलेंगे? नहीं आ गया। चलो ठीक है, क्योंकि एटीपी को समझना समझाना थोड़ा टिपिकल काम, ऐसे हम लोग सब समझ ले एटीपी ये है एटीपी है, लेकिन उसकी एक सर्कल भी तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेसिंग कहाँ और कैसे हो रही है। ठीक है, चलो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मैम एडिनो, हाँ बोलेंगे, मोनिका मैम ही बोल दीजिए। मैम एडिनो ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, इसका फुल फॉर्म सब लर्न करके रखें। ठीक है, एक लाइन इसमें है मेरे पास, नोट डाउन है सिलेबस में ही, जब कभी लिखा होगा तब कब। एटीपी इज़ नॉट ए स्टोरेज मॉलिक्यूल फॉर केमिकल एनर्जी, दैट इज़ द जॉब ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज ऑक्सीजन एंड फैट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, एक बार रिपीट करना। इसमें एक बार देखते हैं, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ग्लाइकोजन है यहाँ पर। ठीक है, ATP is not a storage molecule for chemical energy, that is the job of carbohydrates such as a glycogen and fats। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें टाइम देख लो पहले है अभी। फिर लाइसोसोम बिल्कुल क्लियर है, अभी किसी का कहीं कोई डाउट तो नहीं है लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं 17 से अभी तक 24 तक। ठीक, किसी का कोई, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए एक बार इसको रीड कर दो। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित कलामयी स्फटिकाएं मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स होती है जो अंडाकार या गोलाकार थैली के समान होती है। इन रचनाओं में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो कोशिका के भीतर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए के बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देते हैं जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम अपने अंत पदार्थ को भी बचा जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको छोड़ेंगे, बहुत टफ हिंदी हो गई है। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसीलिए ये एक्चुअली वो है ना YCB में हेमंत भैया ने बनाया हुआ, तो उसमें हिंदी टफ हो गई है। हिंदी अच्छी है लेकिन टफ हो गई। ठीक, इसको क्या करना है, जो हम लोग जैसे नाम पढ़े वैसे पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को समझना। पहले तो एक बात बताए, एंजाइम्स क्या है? बोलेंगे मैम ये भी ग्लैंड से निकलते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। कौन सी ग्लैंड से निकल रहे हैं एंजाइम्स? मैम जैसे लार ग्रंथि है उनसे भी एंजाइम्स निकलते हैं। हमारी ब्लड ग्रंथि है, मतलब जो ब्लड के सर्कुलेट में नहीं आते हैं। तो अच्छा, ये जो एंजाइम्स हैं किस सिस्टम से कनेक्टेड है? बोलेंगे मोनिका मैम? ये एक्सोक्राइन सिस्टम जो डक्टलेस होता है, वो जो सीधे सिक्रीट कर देता है ऑर्गन वहीं पे ही, तो ये एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं। बिल्कुल सही मोनिका मैम, आपकी एनाटॉमी बहुत अच्छी है, आपका दिमाग बिल्कुल सही है, इसलिए इसका बिल्कुल पूरा सदुपयोग करिए। ठीक, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ में आ जाए। हाँ
बोलेंगे मैम ये दीदी? डक्ट, मैम इसमें डक्ट होती है, डक्टलेस नहीं होती है नहीं, ये अब इसको वाली, क्लियर थोड़ा कर सा रहे बस। हैं, ठीक है। देखो, दो तरह की ग्लैंड है, एक डक्टलेस है और एक डक्टफुल है, मतलब जिनमें डक्ट लगी हुई है और एक डक्टलेस है। तो जो हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हम लोगों ने पढ़े, दो तरह की ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। तो डक्टलेस, डक्टफुल। तो जो हमारे हम लोग चक्र वाली ग्लैंड्स पढ़ते हैं वो कौन सी होंगी, डक्टफुल या डक्टलेस? डक्टलेस। डक्टलेस होंगी, ठीक है। उनमें कोई भी ऊपर से कुछ बंद नहीं है, वो खुली हुई है, ठीक है। और जो हमारे कहते हैं डक्टफुल है, वो क्या कैसी है, जो हमारे सलाइवा, स्वेटिंग हो रही है, ये सब क्या है, ये हमारे जो वो ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं कि बंद है, जिनको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन कौन सी, डक्टलेस हो गई, ये एंडोक्राइन में, एंजाइम सारे एंडोक्राइन में जाएंगे, ठीक। वो एक्सोक्राइन में जाएंगे, ये एंडोक्राइन में जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सिस्टम कौन सा था, एंडोक्राइन सिस्टम। उसके अंदर ये दो पार्ट्स डिवाइड है वहाँ पर, ठीक है। चलो, अब दूसरा एंजाइम्स जो है वो एंडोक्राइन में होंगे, एंडो मींस अंदर यानी इन डक्ट, हाँ, ये मतलब हुआ ना। यही हुआ, ठीक। अब इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि जो हमारे क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इसको बस एक लाइन में पूरा बोलेंगे। तो ग्लैंड से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, हम अपनी भाषा में पूरा बोल रहे हैं। हार्मोन्स ब्लड के साथ ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पूरा अगर सेंटेंस में, जो ग्लैंड्स है वो ऑक्सीजन के साथ ब्लड में फ्लो करते हुए अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं, ठीक है। और कैसे काम कर रहे हैं ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं, या ये बोल दें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अपने टारगेट एरियाज में काम कर रहे हैं, ये थोड़ा और सरल हो गया, ठीक। अब टारगेट एरियाज में काम कैसे कर रहे हैं ये भी सबको क्लियर है कि वो, मान लो हमने प्राणायाम किया तो पैंक्रियाज से हमारा इंसुलिन सिक्रेट होगा, ठीक है। थायराइड से TSH4-3 सिक्रेट हो रहा है हमारा, पिट्यूटरी से हमारे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, पिनियल से मेलाटोनिन। इसका मतलब प्राणायाम हमने एक ही किया है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अपने अपने टारगेट एरियाज में ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स काम कर रहे हैं, ठीक। इसमें कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं कि कैसे काम कर रहे हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार आंसर आता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ काम कर रहे हैं, पर उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड जोड़ते हैं, टारगेट एरियाज में काम, जहाँ जिसका टारगेट है वो अपना अपना टारगेट अचीव करेंगे जहाँ। चलिए, अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। कल का होमवर्क जो हमें बोलना था वो हमने बता दिया, आज करके पूरा सोएंगे और एक बार क्लास लेने से पहले वर्क कंप्लीट करके रख लेंगे। तो हमको लगता है 60% आपका कल ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा। जितने क्रॉस क्वेश्चन हो वो सब नोट करके हमें पहले ही भेज देंगे, और जो चीज़ें हमें बतानी है वो हमको बताना है, क्योंकि कल और परसों 2 दिन हम प्रॉपर इसकी क्लास लेंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग साइकोलॉजी में, और ज़्यादा लगा तो 4 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।